आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास ना एक ऐसा अध्याय है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। ये एक काल्पनिक जागृत प्रजाति और हम मनुष्यों की जो अभी की स्थिति है, जिसे स्रोत ने अजागृत अवस्था कहा है, उनके बीच कुछ बड़े चौंकाने वाले अंतर बताता है। जी हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प विषय है। और ये जो सारी जानकारी है ये हमें एक टेक्स्ट मटेरियल के एक खास चैप्टर से मिली है। तो आज हमारा काम ये है कि हम इसमें जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। मतलब ये जागृत प्रजातियां इस स्रोत के हिसाब से आखिर हैं कैसी, उनका रहन सहन, उनकी सोच, वो हमारी आज की मानवता से कैसे अलग है। हाँ, और ये भी कि इस नजरिए से हम एक प्रजाति के तौर पर अपने विकास में कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। कभी सोचा है कि एक पूरी तरह से विकसित, एकदम सचेत सभ्यता कैसी दिखेगी? ये अध्याय कुछ ऐसी बातें बताता है जो शायद थोड़ी अजीब लगे, जैसे एक ऐसी दुनिया जहां मेरा या तेरा का कोई कंसेप्ट ही ना हो या कमी का एहसास ना हो। चलिए खोलते हैं इसे। सुनने में काफी अलग लगता है। तो ये अध्याय ना कुल मिलाकर 16 बड़े अंतर बताता है। अब एक एक करके गिनने के बजाय ऐसा करते हैं कि कुछ मुख्य थीम्स पर ध्यान देते हैं जो इनसे निकल कर आती हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी फर्क है एकता और सच्चाई का। जी। स्रोत के हिसाब से ये जो जागृत प्रजाति है वो सारे जीवन की जो अंदरूनी एकता है उसे सिर्फ समझती नहीं बल्कि उसी के हिसाब से जीती है। वो हमेशा सच बोलते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिल्कुल उलट ये टेक्स्ट बताता है कि हम जो अजागृत मनुष्य हैं वो अक्सर इस एकता को मानते ही नहीं है। हम झूठ बोलते हैं, खुद से भी, दूसरों से भी, और जो कहते हैं अक्सर वो करते नहीं। बिल्कुल। और इसी एकता वाली समझ से दूसरी बातें भी जुड़ती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये एकता की समझ का असर बहुत गहरा है। ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है। स्रोत इसे कई दूसरे व्यवहारों की जड़ मानता है। जैसे अगर सब एक हैं तो फिर कंपटीशन कहाँ से आएगा? सही बात है। या फिर किसी चीज को सिर्फ अपना कैसे कहेंगे? बिंदु 7, ये एकता की भावना उनके पूरे समाज का आधार लगती है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, हमारे यहाँ जो कई सारी नेगेटिव धारणाएं हैं वो उनमें है ही नहीं। स्रोत कहता है कि जागृत प्रजातियों में न्याय या सजा बिंदु 5 या फिर ये एहसास के कुछ कम है, अपर्याप्त है बिंदु 6 और यहाँ तक के मालिकाना हक यानी ओनरशिप बिंदु 7 ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। वो सब कुछ सबके साथ हर वक्त शेयर करते हैं बिंदु 8। ये हमारी दुनिया से कितना कितना अलग है। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर ये बुनियादी नहीं है, जैसे न्याय, कमी या मेरा तेरा, तो फिर उनका समाज चलता कैसे होगा? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी व्यवस्था किन उसूलों पर टिकी होगी। साझा करना बिंदु 8 फिर कोई अच्छी आदत नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाता है, क्योंकि बंटवारा ही नहीं है। ये एक बिल्कुल ही अलग सामाजिक ढांचे की तरफ इशारा है। सही कहा। अच्छा, इन सामाजिक बातों के अलावा शोरत्र प्रकृति और टेक्नोलॉजी के साथ उनके रिश्ते पर भी बात करता है। ऐसा बताया गया है कि वो टेक्नोलॉजी और कॉस्मोलॉजी मतलब मशीन और प्रकृति के बीच एक बैलेंस बना के रखते हैं। जी। वो कभी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते बिंदु 11। और एक और चीज, वो कभी खुद को जहर नहीं देते, मतलब अपने शरीर या मन को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से दूर रहते हैं बिंदु 9-12। यहाँ दिलचस्प है कि संतुलन सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाना बिंदु 11 और खुद को नुकसान न पहुंचाना बिंदु 12, ये दोनों एक गहरे अंदरूनी तालमेल का इशारा है। ये दिखाता है कि शोरत्र के हिसाब से बाहर की दुनिया का सम्मान और अंदर का स्वास्थ्य, अंदर की समझ, ये जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के साथ मिलकर चलने के लिए होता है। और जीवन को लेकर भी उनका नजरिया एकदम अलग है। पाठ के मुताबिक वो कभी किसी दूसरे होश वाले जीव का जीवन खत्म नहीं करते। हाँ। जब तक कि वो जीव खुद सीधे तौर पर ऐसा करने को न कहे बिंदु 10। और जैसा हमने पहले भी कहा, वो कभी कंपटीशन नहीं करते बिंदु 13। ये जो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का ना होना है बिंदु 13, ये खास तौर पर ध्यान देने लायक है। अगर हम आज की दुनिया देखें तो कंपटीशन तो हर जगह है, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, देशों के बीच भी। बिल्कुल। स्रोत एक ऐसी प्रजाति की बात कर रहा है जो इस सिद्धांत के बिना ही आगे बढ़ती है। इसका मतलब सहयोग, शेयरिंग बिंदु 8 और शायद आपसी समझ, ये उनके विकास और तरक्की का इंजन होंगे, ना कि एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़।
ये सोशल डायनामिक्स का एक बिल्कुल अलग मॉडल है। फिर बात आती है जरूरत और प्रेम की। पाठ कहता है कि वो इस बात को लेकर एकदम साफ है कि उन्हें जीने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है और वो सबके लिए बिना शर्त वाला प्यार दिखाते हैं। बिंदु 15। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हम अजागृत मनुष्य अक्सर ऐसे भगवान की कल्पना भी नहीं कर पाते जो बिना शर्त प्यार करता हो। खुद ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है। ये जरूरत की कमी बिंदु 14 और बिना शर्त प्यार बिंदु 15 का जो मेल है, ये सीधा सीधा पहले कही गई बातों से जुड़ता है, जैसे अपर्याप्तता बिंदु 6 और मालिकाना हक बिंदु 7 का न होना। हाँ, अगर आपको किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं होती और आपका प्यार किसी शर्त पर टिका नहीं है, तो फिर किसी चीज पर अपना हक जताने या उसे जमा करने का कोई कारण ही नहीं बचता, जैसा कि पाठ इशारा करता है। ये एक अंदरूनी पूर्णता की स्थिति लगती है। और आखिर में एक और पॉइंट है जो थोड़ा सा रहस्यमयी लग सकता है, तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। पाठ कहता है कि जागृत प्रजातियों ने तत्व मीमांसा की शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लिया है, जिसे हम मनुष्य अक्सर अनदेखा कर देते हैं या समझ नहीं पाते। बिंदु 16। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तत्व मीमांसा यानी वो सच्चाई जो हमारी फिजिक्स और हमारी इंद्रियों की पकड़ से परे है। स्रोत का ये कहना कि हम मनुष्य इसे अनदेखा करते हैं जबकि जागृत प्रजातियां इसका इस्तेमाल करती हैं, ये दिखाता है कि उनकी जो समझ है वास्तविकता की और उनका जो उसके साथ इंटरैक्शन है, वो हमारे आज के वैज्ञानिक या भौतिकवादी नजरिए से कहीं ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा फैला हुआ हो सकता है। अच्छा, ये चेतना की उन ताकतों की ओर इशारा करता है जिनका हम अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल करना शायद सीखे ही नहीं है। तो ये कुछ मुख्य थीम्स और अंतर हैं जो स्रोत इस काल्पनिक जागृत प्रजाति और हमारे बीच बताता है। जैसा कि पाठ में भी माना गया है, ये पूरी लिस्ट पढ़कर ऐसा लग सकता है कि ये हमारी प्रजाति पर, हमारे जीने के तरीकों पर एक तरह का आरोप है। हाँ, और स्रोत इस बात को समझता है, लेकिन फिर वो एक बहुत जरूरी नजरिया सामने रखता है। वो पूछता है, क्या ये 3 साल के बच्चे पर आरोप लगाना हुआ कि एक अडल्ट ऐसी बातें समझता है जो वो बच्चा अभी नहीं समझता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। स्रोत हमें इसे आलोचना की तरह नहीं बल्कि विकास के एक पड़ाव की तरह देखने को कहता है। ये मैच्योरिटी का सवाल है, गलती का नहीं। सही कहा, बल्कि स्रोत तो ये कहता है कि हमें इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हम ये अंतर देख पा रहे हैं। हमें ये समझने का जश्न मनाना चाहिए कि हम अभी कहाँ हैं और कहाँ जा सकते हैं। जी, ये हमें याद दिलाता है कि एक प्रजाति के तौर पर हम अभी बहुत बहुत नए हैं। और इस बात को और साफ करने के लिए पाठ रॉबर्ट अर्नस्टीन और पॉल एरलिच की किताब न्यू वर्ल्ड न्यू माइंड का जिक्र करते हुए एक बहुत पावरफुल तुलना देता है। ये हमें पृथ्वी के पूरे इतिहास को एक साल के कैलेंडर की तरह देखने को कहता है। हाँ, ये कैलेंडर वाली एनालॉजी बहुत प्रभावशाली है। सोचिए जरा, 1 जनवरी की आधी रात को पृथ्वी बनी और 31 दिसंबर की आधी रात ठीक अभी का पल है। इस स्केल पर पृथ्वी के इस काल्पनिक साल का हर एक दिन असल इतिहास के करीब 1 करोड़ 20 लाख साल के बराबर है। बाप रे। मछलियां करीब 20 नवंबर को दिखती हैं। बड़े बड़े डायनासोर करीब 10 दिसंबर को आते हैं और क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर तक खत्म भी हो जाते हैं। चले गए। और यहाँ पर ये बात सच में सोचने वाली है। हमारे पहले पूर्वज, जिन्हें हम इंसान कह सकते हैं, वो 31 दिसंबर की दोपहर तक आते ही नहीं। दोपहर तक? हाँ, और होमोसेपियंस यानी हम लोग रात के लगभग 11:45 बजे उभरते हैं, मतलब साल खत्म होने से सिर्फ 15 मिनट पहले। सिर्फ 15 मिनट? और हमारा पूरा लिखा हुआ इतिहास वो तो साल के आखिरी मिनट में समाया हुआ है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो हाँ। ये नजरिया जैसा कि स्रोत में दिया गया है, हमारे आज के व्यवहारों को समझने का एक ढांचा देता है, जिन्हें पाठ अजागृत कहता है। ये उन्हें एक बहुत ही नई, लगभग शिशु जैसी प्रजाति के लक्षण मानता है। हाँ, बिल्कुल। ये समझा सकता है कि क्यों इस नजरिए से हम अक्सर अपनी सच्चाई या अपनी भावनाओं को नकारते हैं, या क्यों हम एकता के बजाय अलगाव में जीते हैं। शायद ये विकास की इस बहुत शुरुआती स्टेज का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये हमें अपनी अभी की स्थिति को निराशा या खुद की बुराई करने के बजाय धैर्य और एक पॉजिटिव नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। हम अभी सीख रहे हैं, बस।
तो फिर यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है जो पाठ में भी पूछा गया है। अगर हम उन जागृत व्यवहारों को अनुभव करना चाहते हैं, जैसे वो बिना शर्त वाला प्यार, पूरी सच्चाई, प्रकृति के साथ तालमेल, तो क्या हमें पूरी इंसानियत के एक साथ जागने का इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा कि पाठ इशारा करता है, इसमें शायद बहुत बहुत लंबा समय लग जाए, शायद सदियां या हजारों साल। जी। और पाठ का जवाब बहुत साफ और सीधा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में स्रोत जोर देकर कहता है कि किसी एक व्यक्ति को इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, स्रोत आगे कहता है कि इतिहास या कह लें ब्रह्मांड अब ये देख रहा है कि पृथ्वी पर कौन लोग हैं जो अपनी मर्जी से इन जागृत व्यवहारों को अपनी जिंदगी में उतारने, बिल्कुल, उन्हें मॉडल करने का फैसला करेंगे। कौन अपने शब्दों और कामों से उस ग्लोबल मूवमेंट में शामिल होगा जिसका मकसद अपनी प्रजाति को धीरे धीरे जगाना है। ये एक तरह का खुद का चुनाव है। ये मॉडलिंग का आइडिया बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ सोचना या सहमत होना नहीं, बल्कि उन व्यवहारों को जी कर दिखाना है। जी कर दिखाना। ऐसा। भले ही आसपास के लोग वैसा ना कर रहे हों, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। हाँ, ये नजरिया पूरी तरह से व्यक्तिगत पहल और जिम्मेदारी पर टिका है। ये नहीं कहता कि बाहरी हालात बदलने का या किसी मसीहा के आने का इंतजार करो। स्रोत बताता है कि जो लोग अभी से इन जागृत व्यवहारों को अपनाने का चुनाव करते हैं, वो न सिर्फ अपने असली स्वरूप का जश्न मनाएंगे, बल्कि आने वाले अद्भुत दिनों या एक बेहतर भविष्य के सह निर्माता भी बनेंगे। ये बदलाव की चाबी व्यक्ति के हाथ में देता है। ये कहता है कि आप इंतजार मत करो, आप ही वो बदलाव बनो। तो इस सब का क्या मतलब निकालें हम? आज की इस चर्चा में हमने स्रोत के आधार पर एक जागृत प्रजाति की कुछ मुख्य खासियतें देखी और उनकी तुलना आज के इंसानी व्यवहारों से की। एकता और सच्चाई से लेकर मालिकाना हक और कमी जैसी सोच के ना होने तक, प्रकृति के साथ बैलेंस और यहाँ तक कि मेटाफिजिक्स के इस्तेमाल तक। जी, हमने इंसानियत को पृथ्वी के लंबे इतिहास के आईने में एक बहुत ही नई प्रजाति के तौर पर देखने के नजरिए पर भी बात की, वो कैलेंडर वाली मिसाल से। हाँ, वो काफी अहम था। और आखिर में हमने इस विचार पर ध्यान दिया कि पूरी दुनिया के बदलने का इंतजार करने के बजाय हम व्यक्तिगत स्तर पर ही इन अच्छे गुणों को अपनाने और जीने का चुनाव कर सकते हैं। अभी से, इसी पल से उन जागृत व्यवहारों को अपनी जिंदगी में उतारने और उनका उदाहरण बनने की सलाह देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर कोई सुनने वाला इस स्रोत सामग्री से प्रेरणा लेकर आज से पूरी तरह अपनाने के लिए उन 16 अंतरों की लिस्ट में से सिर्फ एक खासियत चुनना चाहे, तो वो कौन सी होगी जो उनके साथ सबसे ज्यादा मेल खाती है और क्यों? ये आगे खुद सोचने के लिए एक बिंदु है जो पूरी तरह से आज चर्चा की गई सामग्री पर आधारित है।